हैप्पी नवरात्रा। नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 हम आज स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो पार्ट 2 में हमने क्या देखेंगे बेटा, देखो इससे पहले हम फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ देख चुके हैं, तो थोड़ा सा शॉर्टकटली उसको बात करते हैं। तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे पहले था आपके पास, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। और फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में क्या था आपके पास, कंडीशन क्या थी आपके पास, m बराबर वेट करो, तो m बराबर वेट, ठीक है। फिर सेकंड लॉ था आपके पास, क्या सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या था, सेकंड लॉ था आपके पास m प्रोपोर्शनल टू e और w प्रोपोर्शनल टू e, मी और v। आज इन पर हम स्टडी करते हैं। तो देखो, सेकंड लॉ के लिए तुमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट 3 इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, ये लो 3 इलेक्ट्रोलाइटिक शेल ले लिया आपने, ये लो, ये लो। यहां पर आपने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ये इलेक्ट्रोड्स आपने लगा दिए, ये लो साहब, और उनको सीरीज में जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। सपोज करो इसमें आपके पास भरा हुआ कॉपर सल्फेट CuSO4, या सॉरी पहले AgNO3 डाल दो, इसमें आपका AgNO3 है, इसमें कॉपर सल्फेट है और इसमें H2SO4 है। अब इनके जो इक्विवेलेंट मास है, इसका है लगभग 108, इसका होगा 63.5 का हाफ, तो 31.78 या 77 जो भी, और इसका हो गया 1, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, व्हेन इक्वल करंट पास इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन डिपॉजिटेड मास एट ईच इलेक्ट्रोड, सपोज करो M1 M2 N3, इक्विवेलेंट मास E1 E2 E3 means deposit mass at each electrode is proportional to their equivalent mass, is second law of Faraday। कैसे निकाला, by comparing of two electrodes, इन दोनों की आपने कंपेयरिंग की, तो क्या है M1 E1 M2 E2, मास एक तरफ करो, M1 upon M2 equals to E1 upon E2, this is M, दिस इज E, एक दूसरे के क्या हो गया आपके पास, प्रोपोर्शनल हो गए। तो फर्स्ट लॉ आ गया, सेकंड लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया M प्रोपोर्शनल टू E, पर W प्रोपोर्शनल टू E कैसे आया, तो देखो वापस इसी फॉर्मूले को रखो वापस। तो क्या रखा आपने, M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, ठीक है। M फैराडे के फर्स्ट लॉ से आप M का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, according to Faraday first law, तो यहां हो गया आपके पास W1IT अपॉन W2IT इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, W1 W2, IT से IT का W और W, ये W हो गया, E1 और E2 E हो गया, तो V प्रोपोर्शनल टू E हो गया। मींस ईच इलेक्ट्रोड पर जो आपका इक्विवेलेंट मास है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट अमाउंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अमाउंट के प्रोपोर्शनल होता है, या इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट भी बोल सकते हो। अब जैसे कोई डिफाइन आ जाए कि व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अमाउंट, तो हम इसको कैसे डिफाइन करें, तो इसको डिफाइन करने के लिए तुम्हें इस डायग्राम में फिर से जाना पड़ेगा। कि ये W क्या है आपके पास, तो देखो मैंने कहा आपसे सीरीज में कनेक्ट है सब, इसमें आपने 1 एम्पियर का या 1 कूलम्ब चार्ज को 1 सेकंड तक पूरे इलेक्ट्रोड्स में फ्लो होने दिया, तो देखा इस पर कितना मास हुआ, इस पर कितना हुआ, इस पर कितना हुआ, आप कहोगे उनके इक्विवेलेंट मास के अकॉर्डिंग हुआ। अरे भाई वो तो ठीक है, पर हुआ कितना, तो देखो यहां पर कितना होगा, Ag पर कितना होगा, कॉपर पर कितना होगा, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड्स पर कितना होगा। तो याद कर लो आज क्यों है मौसम 0.20 0.30 0.40 वाला, याद करने का तरीका, आज क्यों है मौसम 0.20 0.30 0.40 वाला। तो इसमें अमाउंट होगा आपके पास 11-18 ग्राम, इसमें होगा 3296 ग्राम, इसमें होगा आपके पास 1036 ग्राम, इतना अमाउंट कलेक्ट होगा, और इसी अमाउंट को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अमाउंट कहते हैं।
तो सवाल पूछ सकता है आपसे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अमाउंट, तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फैराडे व्हेन more than two electrodes are connected in series in which 1 ampere या 1 coulombic charge flow till 1 second then deposit material at each electrode at electrode of Ag इतना at electrode of Cu इतना at electrode of hydrogen इतना ग्राम, these gram amounts are known as electrochemical equivalent amount। ये हो गया हमारे पास electrochemical equivalent amount। अब आप याद करो कि इस फॉर्मूले को पिछली बार आपने कैसे लिखा था, m बराबर इट करेंगे खूब खाएंगे कितनी बार 96500 टाइम्स 66500। ये 96500 कूलम है क्या, ये 1 फैराडे है। तो आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है व्हाट इज 1 फैराडे चार्ज, व्हाट इज 1 फैराडे चार्ज। 1 फैराडे चार्ज से आपका क्या मतलब है, तो देखो यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है, दो तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अमाउंट की बेसिस पर और एक डायरेक्ट। तो सबसे पहले मैं तुमसे पूछता हूं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आप कहोगे 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। फिर आपसे बात करेगा चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना है, तो आप कहोगे इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दो, तो यहां हो जाएगा आपके पास कितना 1.6 × 10⁻19 इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। इसके मल्टीप्लाई से आंसर आएगा 66500 96500 कूलम, और यही क्या होता है आपका 1 फैराडे होता है। ये जो चार्ज मिलता है ये क्या आपका 1 फैराडे चार्ज होगा। अब बात करता हूं मैं इक्विवेलेंट अमाउंट से, तो इक्विवेलेंट अमाउंट में आपने लिखा W प्रोपोर्शनल टू E, या हम लिखते हैं E प्रोपोर्शनल टू W। तो जब इस प्रोपोर्शनल के साइंस को हम खोलते हैं तो E इक्वल होता है Q/W। वैसे भी तुम यहां से करोगे तो भी देखो E प्रोपोर्शनल टू ये आ गया आपके पास, तो E इक्वल टू क्या आएगा, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट इसकी तरफ ही लगेगा, क्योंकि IT कहां से घटेगा, सपोज कर लो IT W से ही तो घटा था, तो Q W की साइन ही आएगा। तो Q चार्ज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, इक्विवेलेंट मास अपॉन ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अमाउंट। तो यहां आ गया आपके पास E मतलब इक्विवेलेंट मास और W मतलब क्या हो गया आपके पास, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अमाउंट या इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, ठीक है, या आपके पास आएगा। अब इसको आप जरा इस डायग्राम से वैल्यू पुट कर दो, कैसे, मैं कहता हूं चार्ज, ये कितना चार्ज है 66500 कूलम है, 96500 कूलम है, ये क्या है चार्ज है, तो मुझे चार्ज ही तो काउंट करना है, और चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = E/W। तो सबसे पहले मैं चार्ज निकालूंगा Ag का, क्योंकि पहला इलेक्ट्रोड कौन है Ag, दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है कॉपर, और थर्ड वन क्या है बेटा, थर्ड वन है आपके पास हाइड्रोजन। नेक्स्ट इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास इसका कितना है 108। नेक्स्ट और W कितना है, इलेक्ट्रोकेमिकल अमाउंट कितना है इसमें, तो आ गया 0.001118 इक्वल्स टू इसका कितना है 31.78, देखो ऊपर लिखा है ये। नेक्स्ट अपॉन इसका अमाउंट कितना निकला, ये 0.0003296 ग्राम। नेक्स्ट इसका कितना है इतना, और वो बड़ा आपके पास हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन ने लिख दिया 1 होता है इसका 1/0.0000 इतना। जब आप पूरे को सोल्व करते हो इसको, तो आंसर जैसे इसका 96462 या 52 ऐसा नियर अबाउट आएगा, जिनको हम नियरली वैल्यूज लेते हैं वो आता है 66500 कूलम, और इसी को हम क्या बोलते हैं 1 फैराडे कहते हैं। इसी को क्या बोलोगे आप 1 फैराडे चार्ज कहोगे। तो क्या है आपके पास सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या आपके पास m बराबर वेट मींस डिपॉजिट मास एट इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू कूलम, तो m प्रोपोर्शनल टू q, q को हटाया तो बन गया w, q इक्वल्स टू it, तो m बराबर वेट। पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो ईट करना पड़ता है E/9650। सेकंड डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में कनेक्ट किया, करंट पास किया, तो ईच के इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट मास उसके इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होता है, और उसी को हम आगे करते हैं W प्रोपोर्शनल टू E,
वहीं से निकाल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अमाउंट। क्या एक कूलम्ब चार्ज को 1 सेकंड तक इसमें आपने क्या किया, फ्लो कराया, फ्लो कराने पर इस पे जितना मास डिपॉजिट हुआ वही क्या आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और 1 फैराडे किसे कहते हैं वो भी आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट खींच लो और उसके बाद अपन आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फैराडे का फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया। नेक्स्ट इसमें हम करते हैं क्या, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंडक्टेंस क्या है? तो मैं बात करता हूं, जैसे पहले बात करते हैं अपन फिजिक्स की। तो प्रत्येक बच्चा जानता है, जैसे ये मेरे पास एक मेटालिक वायर है, ये वायर में यहां पर आपके पास पोटेंशियल बनता है, ठीक है। तो आप कहते हो इसमें से जो करंट बहता है ये इस पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है, मींस ये ओम्स लॉ को ओबे करता है। ओम्स लॉ को क्या करेगा, ओबे करेगा। तो क्या फिजिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर obeys Ohm's law because flowing current between two terminals is direct proportional to their potential। दो आपके पास टर्मिनल्स के बीच में जितना पोटेंशियल पैदा होता है वो उसमें बहने वाले करंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। सो ये क्या करता है, आपको ओम्स लॉ को ओबे करता है। लेकिन अब केमिस्ट्री में कैसे करेगा? तो जैसे आपने कहा फिजिक्स में, ठीक उसी प्रकार बात करता हूं मैं केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री में होता है आपका सेल होगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें दो आपके पास एनोड और कैथोड है। इसमें मैंने आपका करंट पास किया, ये प्लस और ये माइनस, और यहां पर आपका इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है। अब इसमें से करंट पास होगा, ये टर्मिनल रहा, इस टर्मिनल के बीच में जो आपका पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल को ई से शो करेंगे, और ये इसमें बहने वाली करंट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, मींस E प्रोपोर्शनल टू I। E इक्वल्स टू होता है IR, और I इक्वल्स टू हो गया आपके पास E अपॉन R। E मतलब यहां होगा पोटेंशियल, E मतलब हो गया पोटेंशियल अपॉन R हो गया इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या बन गया आपके पास, रेजिस्टेंस। बस, तो ये भी क्या करते हैं, ओह्म लॉ को ओबे करते हैं। एज लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आल्सो ओबेज ओह्म्स लॉ बिकॉज़ gross potential या developed potential between two electrodes is direct proportional to their current। बहने वाला करंट दो टर्मिनल के बीच पैदा होने वाले, उत्पन्न होने वाले पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। सो ये भी ओह्म्स लॉ को ओबे करता है। और जब ओह्म्स लॉ को ओबे करेगा तो कुछ डेफिनेशंस बनेगी, जिसमें पहली होगी आपके पास रेजिस्टेंस। पहले क्या होगी आपके पास, रेजिस्टेंस। सेकंड, दूसरा होगा आपके पास कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं किससे, R से। कंडक्टेंस को हम लिखते हैं किससे, C से। नेक्स्ट थर्ड होगा उसमें आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और उसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। उसको बोलते हैं क्या, रेसिस्टिविटी। नेक्स्ट उसके बाद में फोर्थ होगा आपके पास इसका उल्टा कप्पा, इसको बोलते हैं हम क्या, ये कंडक्टेंस और वो कंडक्टिविटी, या उसको बोल सकते हो आप कप्पा। ठीक है। नेक्स्ट और पांचवा होगा सेल कांस्टेंट को हम शो करते हैं x से या x स्टार से। कापा को शो करते हैं हम इससे, इसको शो करते हैं हम रो से, इसको C से और इसको R से। तो रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, करंट के फ्लो में आई बाधा या रुकावट, बैरियर। ठीक है, बैरियर इन करंट, बैरियर इन फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जो करंट के बहाव में बाधा आती है, रुकावट आती है, उसको बोलते हैं आप रेजिस्टेंस। इसका यूनिट होगा आपके पास ओम। यूनिट क्या हो गया भाई, ओम। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस C इक्वल्स टू होता है 1/R, मींस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस।
रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। यूनिट हो गया 1 अपॉन ओम, क्योंकि आर का तो ओम होता है। 1 अपॉन ओम का मतलब क्या हो गया? ओम इनवर्स। इसी को दूसरा बोलते हैं महो। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं हम? महो। और ध्यान रखना आरबीसी बोर्ड में पूछा एसआई इसको बोलते हैं साइमेंस या साइमेन। ठीक है, एसआई इसको क्या कहते हैं? साइमेन कहते हैं। अगला व्हाट इज रेसिस्टिविटी? तो रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, दोनों को मिला के लिखा। तो रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L by A, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दो तो आ गया R इक्वल्स टू रो L by A। दिस रो इज नोन एज, बोलो, रेसिस्टिविटी। नेक्स्ट बेटा रो बराबर क्या लिखूंगा मैं? रो बराबर ये ऊपर ये नीचे, तो आ गया राल। R A अपॉन क्या हो गया? L, तो ये हो गया राल। राल, रो बराबर राल है, ऐसे याद कर लो। अब सुनो, मुझे चाहिए इसका डेफिनेशन, तो क्या करूं? मैं लेंथ ले सकता हूं 1 सेंटीमीटर और मैं एरिया ले सकता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास क्या बन जाएगा? रो इक्वल्स टू R बन जाएगा। मतलब जब 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया और जो रेसिस्टेंस आया वही क्या आपका? रेसिस्टिविटी है। चलो फिजिक्स में तो सही है। कैसे? का आपके पास 1 सेंटीमीटर लेंथ का वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके बीच में जो रेसिस्टेंस आता है वही क्या? आपकी रेसिस्टिविटी। और केमिस्ट्री में क्या बोलोगे? तो देखो ये 2 इलेक्ट्रोड्स है जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के अपार्ट पर क्या है? सिचुएटेड है। इनका जो आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इनके बीच में जो रेसिस्टेंस पैदा होगा वही क्या होगा आपके पास? बोलो, रेसिस्टिविटी होगा। तो क्या कहोगे आप? 2 electrodes which are situated at 1 centimeter length and their cross section areas are 1 centimeter square, then the developed resistance between these structure is known as resistivity. Now अगला आता है आपके पास कंडक्टिविटी, कापा या कप्पा। व्हाट इज कापा? रेसिप्रोकल ऑफ डायरेक्ट, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी मींस किसका उल्टा? इसका उल्टा। तो आप सीधा लिख दें रो बराबर क्या होता है? राल होता है। रो इक्वल्स टू राल। इसका उल्टा करो, रो का उल्टा 1 अपॉन रो, R का उल्टा 1 अपॉन R, A L का अपॉन L by A। लिख दो 1 अपॉन रो इक्वल्स टू क्या होता है? कप्पा। 1 अपॉन R इक्वल्स टू ये बड़ा 1 अपॉन R इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास? C इनटू ला। तो ये हो गया K C ला। देखो K C ला, K C ला। नेक्स्ट चलो इन दोनों की यूनिट की बात करते हैं। तो देखो इसका यूनिट क्या होगा आपके पास? R का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लंबाई का, लेंथ का होता है सेंटीमीटर। इससे ये कट, तो आपकी यूनिट आ गई ओम इनटू सेंटीमीटर या ओम इनटू मीटर। अगला इसका बोलो तो C का यूनिट अभी आपने देखा ओम इनवर्स ये बड़ा, तो इसका यूनिट हो गया ओम इनवर्स। इसका सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर गया तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और बच्चा जान चुका है ओम इनवर्स का मतलब होता है सीमेन, तो सीमेन मीटर इनवर्स। ऐसा ही यूनिट हो गया सीमेन। ठीक है, नेक्स्ट आगे सेल कांस्टेंट क्या है? तो सेल कांस्टेंट वहां से ले लो, जैसे आपके पास क्या था Kc, तो यहां पर आपके पास बन गया K इक्वल्स टू C इनटू L by A, तो इसको नीचे दे दो तो ये हो गया K अपॉन C इक्वल्स टू L by A। और ये क्या कहलाता है आपके पास? सेल कांस्टेंट X स्टार या X बोल दो कहलाता है। मींस कप्पा और कंडक्टेंस, K मतलब कप्पा, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी। तो द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस इज नोन एज सेल कांस्टेंट। यूनिट क्या हो गया? लेंथ का हो गया सेंटीमीटर, इसका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे ये कट, तो हो गया आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स या बोल सकते हैं आप मीटर इनवर्स। दिस इज सेल कांस्टेंट। तो आपने जो 4-5 बातें पढ़ी है एक बार वापस उसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले होता है रेसिस्टेंस मतलब एरिया, उसके बाद C इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन R, उसके बाद होता है रो इक्वल्स टू राल, रो इक्वल्स टू क्या बन गया? राल। उसके बाद होता है K C ला, ठीक है, और उसके बाद होता है सेल कांस्टेंट सीला K C, K अपॉन C, या तो सीला K C या सीला ला C। ठीक है, तो देखो ये नीचे रो बराबर R हो गया रेसिस्टेंस,
इसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस रो बराबर रा के सीला सीला के सी या लासी, ये हो गया सेल कांस्टेंट। यहां तक की बात एक बार पढ़ लीजिए, इसका प्रॉपर वे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स को अंजाम दीजिए।